अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाइट सेपरेट लिगेंड्स के चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ऑफ बॉन्डिंग सिचुएशन इन कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस। अब कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग किस तरह की होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी या वीक बॉन्डिंग होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके इसका एविडेंस देंगे कि जो कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस हैं उनमें बॉन्डिंग कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है। अगर हम एमओटी स्टडी करें तो जो कार्बोनाइल कम्प्लेक्स है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है आपके पास 3। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल होता है। इस पे एक लोन पेयर होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इसको कार्बन को डोनेट करता है और ये जो CO है ये एक्ट एज ए लिगेंड काम करता है इन मेटल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस। अब आपको पता है कि जब भी किसी भी दो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उस बॉन्ड को स्ट्रेच करना डिफिकल्ट होता है, उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है। स्ट्रेच मीन कि उसके आपके पास ये स्प्रिंग है ना, तो इसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी के लिए। तो जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या किसकी जरूरत होगी, एनर्जी की। अब एनर्जी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और ब्रेक द बॉन्ड अलोंग बॉन्ड एक्सिस। ये बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है, ये वाले क्या है, बॉन्ड एक्सिस है। अब वो एनर्जी जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप डेफिनेशन लिख लें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ एनर्जी टू ब्रेक और स्ट्रेच द बॉन्ड अलोंग बॉन्ड एक्सिस। अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस में जितनी भी किसी कंपाउंड के एटम की वाइब्रेशंस हो रही, बॉन्ड की जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। जो वेव नंबर होता है उसका ऐसा यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ये जो CO बांड है ये स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इस बॉन्ड के लिए होती है आपके पास 2143 पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में आपने अगर बॉन्ड को वाइब्रेट करवाना है तो उसके लिए आपकी को जो एनर्जी देना पड़ेगी वो 2143 है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि तो अगर ये बॉन्ड जो है जब मेटल्स से अटैच होता है इन टर्मिनल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस, टर्मिनल कार्बोनाइल टर्मिनल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस, टर्मिनल कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस। अच्छा, जब ये एज ए लिगेंड वर्क करता है फॉर मेटल कम्प्लेक्सेस, मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो अब मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड हो जाता है ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब आपको पता है कि जो वीक बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। अब अगर वीक बॉन्ड है तो उसके लिए एनर्जी कम देना पड़ेगी, उसको स्ट्रेच करना आसान होगा और उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, आपके पास कम होगी। अच्छा, एक और बात, अब कार्बन कार्बन जो है इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किया है, तो अब इस पे जो चार्ज आ गया है वो मेटल पे आ गया है नेगेटिव, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, इंक्रीज होगी। अब ये चाहती है कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करे, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल, उनसे ये चाहती है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करे, किसी भी एटम को डोनेट करे। तो इसके हमारे पास जो कार्बन होता है ना, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट
p ऑर्बिटल होते हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मेटल क्या करती है, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना d ऑर्बिटल से, वो क्या करती है, इस कार्बन को बैक डोनेट करती है, बैक बॉन्डिंग करती है। तो इसके नतीजे में ये वाला जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होना शुरू होता है। जब ये ब्रेक होता है तो ये वाला बॉन्ड जो है ये बन जाता है। इस तरह ये पाई बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मेटल और जो कार्बन है इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा तो जो इसको की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन और ऑक्सीजन की, वो भी क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी होगी, कम होगी। अब जो टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं इनके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, वो आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 21-25 पर सेंटीमीटर से लेकर आपके पास 18-50 पर सेंटीमीटर तक होती है। जो आप जब आप टर्मिनल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप करते हैं ब्रिजिंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की, अच्छा इसकी एग्जांपल आपके पास है, अगर आपको नजर आ रहा है तो CrCO6। अब इसमें देखिए क्रोमियम है, इसके साथ 6 लिगेंड्स कार्बोनाइल के अटैच हैं। तो इसकी जो कार्बोनाइल ग्रुप की इनमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास होती है 2000 पर सेंटीमीटर। मतलब इस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास ब्रिजिंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिजिंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब ब्रिजिंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो इट्स मीन जो कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ 2 मेटल्स अटैच हैं डायरेक्टली। अब आपको पता है कि जितनी बैक बॉन्डिंग जो है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड की वो क्या होगी, कम होगी। अब ये मेटल भी अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बैक बॉन्डिंग इसके साथ कार्बन के साथ करेगी। ये वाली मेटल भी अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन को डोनेट करेगी। ये वाला कार्बन जो है इसका बॉन्ड इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा। ये मैं बॉन्ड नहीं शो कर रहा, जस्ट नॉमिनेट कर रहा हूं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ये हो जाएगा वीक। अब जब ये बॉन्ड वीक हुआ है तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसको स्ट्रेच करने की, इसको इसकी लेंथ इंक्रीज करने की, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। अब ब्रिजिंग कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग रेंज होती है वो आपकी होती है 1850, सॉरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो आपके पास होती है 1850 से 1750 पर सेंटीमीटर। मतलब इतनी रेंज की एनर्जी आप देंगे तो आप इजिली कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर जो मेटल है उस पे नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी, व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, जब नेगेटिव चार्ज हो मेटल पर। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बोनाइल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, तो मेटल पे चार्ज आ गया है नेगेटिव। अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्डिंग जो है, बैक बॉन्डिंग वो ज्यादा करेगी, इसमें बैक बॉन्डिंग जो होगी वो होगी हाई, और मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग। ये मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये आपके पास होगा वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव चार्ज होगा तो मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करेगी, ज्यादा अट्रैक्शन करेगी, ये बॉन्ड वीक होगा और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रहे कि जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को स्ट्रेच करना उतना ही ज्यादा इजी होगा।
तो इसके लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास है वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। अब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास होती है 2000। अब ये बॉन्ड वीक हुआ तो इसकी जो आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1860 पर सेंटीमीटर। इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। इसी तरह अगर हम देखें इन पॉजिटिव, जब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो, when there is a positive charge on a metal पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग, वो होगी वीक बॉन्डिंग इसलिए होगी कि जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट इजीली नहीं करेगा, या तो करेगा ही नहीं या इजीली नहीं करेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट नहीं कर सकती। मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा। पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग जो है वो आपके पास क्या होगी, लो होगी। और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो आपके पास होगा स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी ज्यादा देने पड़ेगी और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हाई। बैक बॉन्डिंग और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। अब इसकी फॉर एग्जांपल आपके पास है मैंगनीज हेक्सा कार्बोनाइल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास होगी 2090 पर सेंटीमीटर। अब देखें इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज था मेटल पे तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कम थी, इस पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। एक और केस आता है कि अगर मेटल के साथ कार्बोनाइल के अलावा भी कोई और लिगेंड अटैच हो, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, अब इसका कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड है, कार्बन नाइल ग्रुप के साथ इसका बॉन्ड है, इसके साथ एक और लिगेंड है जो इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो कर रहा है लेकिन मेटल से बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसकी बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना है, क्योंकि इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। अब इसने पाई बॉन्डिंग जाहिर सी बात करनी है, तो अब ये तो पाई बॉन्डिंग करेगा नहीं लिगेंड, तो कार्बन के साथ इसकी पाई बॉन्डिंग होगी, तो अब इसके साथ जो पाई बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेटल और कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इस तरह जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, वो आपके पास होगी तकरीबन 1900 पर सेंटीमीटर। आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है व्हेन देयर आर अदर लिगेंड्स देन कार्बोनाइल, तो न्यूट्रल में चूंकि ज्यादा होती है इसलिए इसमें 1900 पर सेंटीमीटर है, इट्स मींस कि ये न्यूट्रल में कम है। इसके बाद एक और केस आता है कि व्हेन उस केस पे जाने से पहले मैं आपसे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिस्कस करना चाहता हूं कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कैसे होती है। तो पॉजिटिव व्हेन देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, इसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ज्यादा होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यूट्रल की जो है वो कम होगी, और जो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है उस नेगेटिव चार्ज जब मेटल पे होगा तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल आप ले लें मैंगनीज को, ले लें मैंगनीज हेक्साकार्बोनाइल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है 2090 है पर सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल ले लें, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, न्यूट्रल है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी 2000 पर सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर आप ले लें
वेनेडियम हेक्साकार्बोनाइल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, तो अब मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 1860 पर सेंटीमीटर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल पे होगा तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होगी, न्यूट्रल पे इसकी निस्बत कम होगी, और जब जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होगी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मैं ग्राफ बना लूं। तो चले जी, मैंने ग्राफ बना लिया है। तो मैंने वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस शो किया है और एक्स एक्सिस पे वेव नंबर को शो किया है। तो ये जो वेव नंबर की हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 2150 से लेकर हमने 1900 पर सेंटीमीटर तक रेंज ली है। तो हम एविडेंस ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, हमने जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिस्कस किया है इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, उसका हम एविडेंस देंगे थ्रू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताती है कि आया उनमें डबल बॉन्ड है या उनके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एंड आइडेंटिफाइंग देम, और उनको फिर क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हम यहाँ से आईआर रेडिएशंस वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से क्या होती है? कम होती है, मतलब जिनको हम जाहिर आंख से नहीं देख सकते। हमारे पास यहाँ पे आई आर सोर्स पड़ा होता है, हम आई आर सोर्स से क्या करते हैं? रेडिएशन फॉल करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है सैंपल, मतलब वो सैंपल पड़ा होता है जिसमें हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो ये रेडिएशंस क्या करती हैं? इस पे फॉल करती हैं। अब कुछ रेडिएशंस, सम वेव नंबर की रेडिएशंस क्या हो जाती हैं? यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे हमने लगाया होता है डिटेक्टर। अब जो अब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट होकर इस डिटेक्टर पर पड़ती हैं, और कुछ जो रेडिएशन है वो क्या हो जाती हैं? इधर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। डिटेक्टर हमें बताता है कि फलां वेव नंबर की जो रेडिएशन है ना वो मेरे तक नहीं पहुंची, वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंची, तो ये हमें रिजल्ट शो करता है। यहाँ पे हमने एक जो सैंपल रखा वो होता है ना जिसकी हमने एनालिसिस करना होता है, जिसका हमने एविडेंस देना होता है, उसको रखते हैं। अब जो जिस वेव नंबर पे वो फॉल करता है उसकी रेडिएशंस वो क्या कर लेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी को वो क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। इस तरह से जो डिटेक्टर है वो हमें बताता है कि फलां वेव नंबर की रेडिएशंस मेरे तक नहीं पहुंची। अब डिटेक्टर की जो डाटा होता है उसको, और डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है टेबल का, उसको हम मैच कर लेते हैं, तो उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस सैंपल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमियम CO6 ही इधर है, तो आपको पता है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2000 पर सेंटीमीटर। तो जो 2000 पर सेंटीमीटर वेव नंबर वाली जो रेडिएशन इधर से आती हैं वो यहाँ पे अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और बाकी रेडिएशन जो जितने वेव नंबर की होती हैं वो डिटेक्टर पे ट्रांसमिट की जाती हैं। डिटेक्टर बताता है कि 2000 जो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की रेडिएशन है वो नहीं आई, तो हम इसका डाटा और हमारे पास जो टेबल का डाटा पड़ा होता है उससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, और फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल या सैंपल में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, तो इधर मैंने ट्रांसमिटेंस शो की है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जो ट्रांसमिटेंस ग्राफ का मतलब होता है कि जो अब्जॉर्बेंस है वो यहाँ पे ये शो करेगा, और जो ट्रांसमिटेंस है वो ऊपर शो करेगा अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके यहाँ पे ये ऐसे अब्जॉर्बेंस शो करेगा। अब 21 से 2150 से 2100 के दरमियान जो होंगे वो यहाँ पे ये अब्जॉर्बेंस शो करेगा, जो ट्रांसमिट होंगे उनकी ये पीक ऊपर बनाएगा, और बाकी जो ऑब्जर्व हो रहे हैं उनकी ये ऐसे, ये ग्राफ ऐसे आपके पास बन जाएगा। तो आप ग्राफ की मदद से भी बता सकते हैं कि इतनी रेंज के जो वेव नंबर है इसमें कौन सा कंपाउंड है। तो इतनी वेव नंबर का जो कंपाउंड होता है वो CO हमारे पास होता है। तो ये था स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ऑफ बर्निंग सिचुएशन इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको समझ आई होगी।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।